जैसे किसी भी रेवोल्यूशन का एक इम्पैक्ट होता है, अगर हम उसके चैलेंजेस को हटाकर देखें तो जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है ह्यूमन सिविलाइजेशन के लिए वो इम्प्रूव होती है। एक सोशल इम्पैक्ट आप देखें तो ना ही सिर्फ रीजनल डिवाइड बट कहीं ना कहीं जो जेंडर डिवाइड है, एजुकेशन है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ को एक्सेस करने के लिए वो भी इम्प्रूव होते हैं। अब हम ऐसे समाज की बात कर रहे हैं जहाँ पे ह्यूमन के साथ में रोबोट्स फॉर एग्जांपल फंक्शनिंग है। तो इस केस में किस तरह के एथिक्स होने चाहिए जो इन दोनों के आपस के रिलेशन को या फिर उनकी अपनी कंडक्ट को, जो मशीन से उनकी कंडक्ट को हमारी डे टू डे लाइफ में मॉनिटर करें। नमस्कार दर्शकों, विजन संवाद के इस नए अंक में मैं सौरभ आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के हमारे डिस्कशन का टॉपिक है फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन अर्थात चौथी औद्योगिक क्रांति। और हमारे सभी प्रश्नों का जवाब देने के लिए हमारे साथ उपस्थित हैं विजन आईएएस से सीनियर एक्सपर्ट दीपशिखा मैम। मैम स्वागत है आपका। थैंक यू सौरभ। मैम, अगर हम इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन की बात करें तो सबसे पहले तो हमारे दर्शकों को इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन की हिस्ट्री क्या रही है वो, और फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन क्या है, इसके बारे में बताइए। सौरभ, अगर हम ह्यूमन सोसाइटी और टेक्नोलॉजी के एवोल्यूशन को देखें तो कितनी इन्फॉर्मेशन और नॉलेज ह्यूमंस के पास आती गई और किस तरह से वो उस इन्फॉर्मेशन को अपने इमीडिएट एनवायरनमेंट या नेचर को मैनिपुलेट करने के लिए यूज़ कर पाए, उसके हिसाब से ह्यूमंस का एडवांसमेंट या डेवलपमेंट होता गया। जी मैम। अगर हम अमेरिकन सोशियोलॉजिस्ट लेंसकी के आइडियाज़ को समझें, उनके अकॉर्डिंग जो ह्यूमन सोसाइटी की डेवलपमेंट है वो 4 स्टेजेस में होती है। पहली स्टेज में इंफॉर्मेशन सिंपली जीन्स के माध्यम से एक जनरेशन के दूसरी जनरेशन में पास ऑन होती है। सेकेंड स्टेज पर इंफॉर्मेशन एक्सपीरियंसेस के थ्रू ट्रांसफ़र होती है। थर्ड स्टेज में ह्यूमंस ने साइंस डेवलप करे, सिंबल्स डेवलप करे। फोर्थ स्टेज में उन्होंने लैंग्वेज डेवलप करी और राइटिंग स्किल डेवलप करी। उसी तरह से अगर हम टूल्स को देखें तो प्रिमिटिव सोसाइटी में जो बहुत ही बेसिक टूल्स थे, जो स्टोन बेस्ड टूल्स थे, वो यूज़ होते थे। उसके बाद अग्रेरियन सोसाइटी आई जिसमें एनिमल्स को यूज़ किया जाने लगा फार्मिंग के लिए। उसके बाद मैकेनाइज्ड प्रोडक्शन स्टार्ट होता है इंडस्ट्रियल एरा में। अभी जो इंडस्ट्रियल एरा है इसको हम उसकी कुछ एक जो पीरियड्स हैं उसको हम रेवोल्यूशन का नाम देते हैं। वो इसलिए क्योंकि इस टाइम पर जो टेक्नोलॉजीज़ आई उसका इम्पैक्ट और उनका स्केल और उनका जो स्कोप था उससे आगे आने वाले काफ़ी सालों में ह्यूमन डेवलपमेंट के सभी जो एस्पेक्ट्स हैं वो इम्पैक्ट होते हैं। तो पहला जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन है हम उसे 1750 टू 1870 के पीरियड में देखते हैं, जब स्टीम इंजन का यूज़ होता है और जो इंडस्ट्रीज़ हैं उस टाइम वो आयरन और स्टील बेस्ड इंडस्ट्रीज़ बनती हैं। और उसका इम्पैक्ट वर्ल्ड ओवर क्या होता है वो हमें पता है, चाहे वो कैपिटलिज्म हो या फिर कॉलोनियलिज्म हो, इम्पेरियलिज्म हो, उस तरह की डेवलपमेंट हम देखते हैं इस वजह से जो इस पीरियड में होती हैं। जो सेकेंड पीरियड था वो 1870 से 1914 तक के पीरियड में देख सकते हैं, जब जो प्रोडक्शन था वो इलेक्ट्रिसिटी बेस्ड बन गया। और जो थर्ड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन है उसे हम 1990 ऑनवर्ड्स देखते हैं, जब कंप्यूटर्स का यूज़ होना स्टार्ट होता है और जो प्रोडक्शन होती है वो ऑटोमेट होना स्टार्ट हो जाती है। आज के टाइम पे हम एक नया वर्ड सुनते हैं, नया रेवोल्यूशन के बारे में पढ़ते हैं, इंडस्ट्री 4.0 या फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। जो बेसिकली क्या है, काफ़ी सारी टेक्नोलॉजीज़ हैं जैसे एआई है, ब्लॉकचेन है या फिर डेटा एनालिटिक्स है। इन सभी टेक्नोलॉजी का एक फ्यूजन है। और इस तरह से आप देखते हैं कि जिस तरह से अलग अलग रेवोल्यूशन होते गए, जो टेक्नोलॉजी की कॉम्प्लेक्सिटी थी, उनका जो इम्पैक्ट था, स्कोप था, वो बढ़ता गया। मैम, अभी आपने जो टेक्नोलॉजी की बात की है कि फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन में कई टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं हम, तो टेक्नोलॉजीज कौन कौन सी हैं और वो क्या होती हैं उसके बारे में हमें बताइए। तो मेनली 4 या 5 जो टेक्नोलॉजीज़ हैं वो इम्पॉर्टेंट है, उसके बारे में हम डिस्कस कर सकते हैं। पहले हम एआई की बात कर सकते हैं, इसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी कहते हैं। और जैसे कि इसका नाम से पता चल रहा है, आप बेसिकली इसमें एक अटेम्प्ट करते हैं कि मशीन को आप इतना इंटेलिजेंट बना लें ताकि वो काम कर सके जिसके लिए ह्यूमन इंटेलिजेंस चाहिए। अगर मैं थोड़ा सा इसकी हिस्ट्री के बारे में आपको बताना चाहूँ तो वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे जर्मन्स ने एक मशीन यूज़ करी थी, एनिग्मा, जिसके कोड्स को डिकोड करना एलाइज के लिए काफ़ी मुश्किल हो गया था। इस टाइम पर एक कंप्यूटर साइंटिस्ट थे, एलन ट्यूरिंग। उन्होंने एक
मशीन बनाई, से बॉम्बे मशीन कहते हैं, जो इस मशीन की कोड्स को डिकोड कर पाई। तो ऐसा कहा जाता है कि जो मशीन लर्निंग है, जो एआई का एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है, उसकी फाउंडेशन इन्होंने इस टाइम पर रखी थी। इसके बाद हम रोबोटिक्स के बारे में समझ सकते हैं। रोबोटिक्स, जैसे कि नाम से पता चल रहा है, ये रोबोट्स के ऑपरेशन और उनके डिज़ाइन के बारे में है। रोबोट्स क्या हैं? ये एक ऑटोमेटेड मशीन है जिसको आप ऐसे कुछ स्पेसिफिक काम करने के लिए यूज़ कर सकते हैं जिसमें ह्यूमन इंटरवेंशन नहीं चाहिए। तो शेकी नाम का एक रोबोट 1966 में पहली बार बनाया गया था, और इसका जो पर्पस था वो बेसिकली जो इंडस्ट्रीज़ में या किसी भी और एरिया में जो रेपिटेटिव टास्क हैं उसको हम ऑटोमेट करने के लिए उसको यूज़ किया गया। पर जैसे जैसे एआई में एडवांसमेंट होती गई तो रोबोट्स को हम और इंटेलिजेंट बनाने लगे हैं और वो कॉम्प्लेक्स जो टास्क हैं वो भी हैंडल कर सकते हैं। इसके बाद हम इंटरनेट ऑफ थिंग्स की बात कर सकते हैं, और जैसे कि इसके नाम से भी समझ आ रहा है, एक इकोसिस्टम है डिफरेंट कनेक्टेड डिवाइसेस का जो इंटरनेट के थ्रू कनेक्टेड हैं, और इसमें आप हैवी प्रोसेसर्स और सेंसर्स को यूज़ करते हैं डेटा को सेंड करने के लिए या रिसीव करने के लिए, जो अल्टीमेटली एक क्लाउड से कनेक्टेड हैं। और इस डेटा को अब आप एनालाइज कर सकते हैं कुछ इंसाइट्स ड्रॉ करने के लिए। अब इसकी जो नेक्स्ट वाली जो टेक्नोलॉजी की मैं बात कर रही हूँ वो कनेक्टेड है। इस डेटा का जो डेटा इसमें एक्यूमुलेट हो रहा है, इसका नेचर और इसका साइज़ वो दोनों बहुत बड़ा और डाइवर्स होता है। अगर मैं नेचर की बात करूँ तो इसमें टेक्स्ट हो सकता है, इमेजेस हो सकती हैं, या फिर वीडियोस हो सकती हैं, और साइज़ इसका काफ़ी बड़ा होता है। इसलिए जो अभी अवेलेबल सॉफ्टवेयर हैं वो शायद इस डेटा को एनालाइज ना कर सके। इसलिए इस डेटा को हम बिग डेटा कहते हैं क्योंकि इसका साइज़ इतना बड़ा है, और इसके एनालिसिस को हम बिग डेटा एनालिटिक्स कहते हैं। और एनालिसिस का पर्पस वही है कि आप इस डेटा के माध्यम से कुछ बिहेवियर पैटर्न फॉर एग्जांपल आपको ड्रॉ करने हैं, इस तरह के इंसाइट डेवलप कर सकते हैं। और लास्ट जो टेक्निक है वो ब्लॉकचेन को मैं डिस्कस करना चाहूँगी। ये बेसिकली सिंपल शब्दों में एक डिजिटल लेजर है। लेजर मतलब एक अकाउंट बुक है जिसमें डिफरेंट ट्रांजैक्शन की हिस्ट्री को रिकॉर्ड करते हैं। ये ट्रांजैक्शन डिजिटल होते हैं, और ये जो ब्लॉक्स हैं ये क्रिप्टोग्राफी के थ्रू कनेक्टेड होते हैं, और जो ट्रांजैक्शन है वो डिजिटली साइंड होते हैं, इसलिए इनकी इंटेग्रिटी मेंटेन रहती है। और इसका एक जो फेमस एग्जांपल है वो क्रिप्टो करेंसी है। मैम, जो टेक्नोलॉजीज आपने बताई हैं, ये इसकी डेफिनेशन तो हम समझ चुके हैं, लेकिन इनको और सरलता से समझाने के लिए एक एग्जांपल के साथ हमें समझा सकती हैं आप इन्हें? जी, एक डे टू डे लाइफ में बहुत ही एक रिलेटेबल एग्जांपल है। आप किसी ई कॉमर्स वेबसाइट पर अगर जाते हैं तो जैसे अमेज़ॉन है या मिंत्रा है, कहीं पर भी आप जाएँ, आप साइड में एक चैटबॉट पाएंगे जो आपको पूछेगा हाउ कैन आई हेल्प यू। तो वो एक चैटबॉट है, एक एआई का एग्जांपल है। आपको साइड में काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स के रिकमेंडेशन मिलेंगे। अब उन्हें ये कैसे पता कि आपको क्या पसंद है? वो जो भी डेटा आपने या तो कहीं सर्च किया है या फिर वहीं पर जो आपकी परचेज हिस्ट्री उसमें रही होगी, उस डेटा को एनालाइज करके आपका बिहेवियर पैटर्न या आपकी प्रेफरेंसेस क्या है एज अ कंज्यूमर, उसको एनालाइज करके वो आपको प्रोडक्ट्स आपको सजेस्ट कर रहे हैं। अब फॉर एग्जांपल आपने ऑर्डर प्लेस कर दिया और आप किसी डेवलप्ड कंट्री में बैठे हैं, और जो अमेज़ॉन का वेयर हाउस है फॉर एग्जांपल, वहाँ पर कोई रोबोट इस आपके ऑर्डर को पैक करेगा, और वहाँ पे एक डिलीवरी पार्टनर आएगा जो काफ़ी प्रिसीजन के साथ विद इन 1 डे आपको वो ऑर्डर डिलीवरी करेगा। वो प्रिसीजन कैसे आती है? क्योंकि एक एआई इनेबल्ड हमारे पास नेविगेशन ऐप्स हैं जैसे गूगल मैप है, उसके थ्रू आपकी लोकेशन को फाइंड करके वो इजीली विद इन टाइम आपको आपका ऑर्डर डिलीवर कर देगा। मैम, जो आपने अभी जो एग्जांपल्स बताए हैं, ये तो ऐसा लग रहा है कि काफ़ी एडवांटेज है इन टेक्नोलॉजीज़ के। तो एक बार विस्तार से हमारे दर्शकों को इन जो फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन है, इसके एडवांटेज क्या-क्या हो सकते हैं, वो हमें बताइए। देखिए, जिस तरह से हमने इस एग्जांपल से समझा कि जो एफिशिएंसी है, चाहे वो प्रोडक्शन में हो या ऑपरेशंस में हो, वो बढ़ रही है। और जैसे किसी भी रेवोल्यूशन का एक इम्पैक्ट होता है, अगर हम उसके चैलेंजेस को हटाकर देखें तो जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है ह्यूमन सिविलाइजेशन के लिए वो इम्प्रूव होती है। अगर मैं तीसरे एडवांटेज को बताना चाहूँ तो किस तरह से जो नए प्रोडक्ट्स और सर्विसेज अब डेवलप हो रहे हैं, और सर्विस सेक्टर में फॉर एग्जांपल किस तरह से जो ऊबर एंड ओला जैसी सर्विसेज हैं उसने मोबिलिटी को कितना आसान बनाया है।
उसका अगर एक सोशल इम्पैक्ट आप देखें तो ना ही सिर्फ रीजनल डिवाइड बट कहीं ना कहीं जो जेंडर डिवाइड है, एजुकेशन है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ को एक्सेस करने के लिए वो भी इम्प्रूव होते हैं, क्योंकि अब ये एक लिमिटिंग फैक्टर नहीं है कि कौन एक जो सिटी का सेंटर है उससे कौन कितना दूर रह रहा है या कौन किस जेंडर से बिलोंग करता है, क्योंकि जो ट्रांसपोर्ट है वो काफ़ी इजी हो गया है इन सर्विसेज के आने से। उसी तरह से अगर हम बायोटेक में देखें तो जो कुछ तरह की डिजीज़ हैं, जैसे जो कैंसरस डिजीज़ हैं, उसको आप जीन एडिटिंग की मदद से उनके लिए क्योर हम ढूंढ सकते हैं। उसके बाद हम देख सकते हैं किस तरह से जो इन्फॉर्मेशन है उसका एक्सेस अब काफ़ी डेमोक्रेटिक हो गया है, सिटीजन्स ज़्यादा अवेयर हैं अपने राइट्स को लेकर। और रिसेंटली हमने देखा किस तरह से जो एडवांस्ड एआई के चैटबॉट्स हैं, जैसे चैट जीपीटी है, उसका इंट्रोडक्शन हुआ और उसने किस तरह से अडेप्टिव एक लर्निंग है उसको प्रमोट किया। आप उसकी मदद से कोई भी क्वेश्चन की आंसर ढूंढ सकते हैं, आप कुछ भी डेटा आपको मिल सकता है, आप मार्केट रिसर्च कर सकते हैं, आप कंटेंट डेवलप कर सकते हैं और एंडलेस पॉसिबिलिटीज़ हैं। हम जब भी हम फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की बात करते हैं तो हम ये देखते हैं कि ऐसा कहा जाता है कि इंडिया जो पहली 3 रिवोल्यूशंस हुई हैं, पहली जो 3 इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशंस हुई हैं उनका लाभ नहीं उठा पाया था, लेकिन फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन का वो इंडिया लाभ उठा सकता है। तो वो कैसे इसका लाभ उठा सकता है भारत? तो पहले जो 2 रेवोल्यूशन हैं उस टाइम पर तो इंडिया एक स्लेव कंट्री थी, पर फिर भी जो थोड़ा बहुत उसका ट्रिकल डाउन उसके जो एडवांटेजेस थे वो हुए हैं। हमारे जो रेलवेज़ हैं वो डेवलप हुआ और जब आज़ादी मिली उस टाइम इंडिया में काफ़ी इंडस्ट्रीज़ ऑलरेडी डेवलप हो चुकी थी। थर्ड रेवोल्यूशन में हमारा सर्विस सेक्टर काफ़ी अच्छे से डेवलप हुआ और फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जैसे कि हम देख रहे हैं कि इसमें जो इम्पोर्टेंट रहेगा वो ये रहेगा कि किस तरह से किसी कंट्री के पास में जो वर्क फोर्स है वो कितना स्किल्ड है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर कितना डेवलप्ड है, जो इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज़्म है किसी कंट्री में वो कितने फैसिलिटेटिव हैं इसके लिए। तो इनके कॉन्टेक्स्ट में अगर इंडिया को इस रेवोल्यूशन का फ़ायदा उठाना है तो सबसे पहले रहेगा कि जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है, एक पॉजिटिव एस्पेक्ट है हमारे पास, उसको किस तरह से हम स्किल्ड बनाएं। सेकंड रहेगा कि किस तरह से जो हमारी सोसाइटी में जो इकोनॉमिक या सोशल इनइक्वालिटीज़ हैं उसको किस तरह से रिमूव किया जाए ताकि जो ग्रोथ है इस रेवोल्यूशन के बाद वो इंक्लूसिव रहे और जो इसके बेनिफिट्स हैं वो पहले के रेवोल्यूशन की तरह सिर्फ कुछ लोगों के हाथों में कॉन्सेंट्रेट होकर ना रह जाएं। तीसरा, हमें जो ब्यूरोक्रेटिक डिलेज़ हैं या फिर जो सिस्टमिक लेवल पर इश्यूज़ हैं जैसे करप्शन है उसके लिए हमें सोल्यूशन ढूंढने पड़ेंगे और स्ट्रक्चरल रिफॉर्म लाने पड़ेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करना पड़ेगा। तो ये स्टेप्स लेने के बाद में इस रेवोल्यूशन का डेफिनेटली इंडिया को बहुत फ़ायदा हो सकता है। और रिसेंट टाइम पे हमने कुछ इनिशिएटिव देखे भी हैं, जैसे स्टार्टअप इंडिया है या मेक इन इंडिया है, ये स्टेप्स लिए गए। उसके साथ ही वर्ल्ड बैंक का जो ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स है उसमें भी इंडिया के इंक्रीमेंटल इम्प्रूवमेंट हम देखते आए हैं और भी स्कोप है जिसके लिए गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स ले सकते हैं। मैम, अभी जो आपने बताया है कि फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के लिए इंडिया जो इंडियन गवर्नमेंट है वो स्टेप्स ले रही है, जैसे आपने भी स्टैंड अप और स्टार्टअप इंडिया का नाम लिया, और इसी तरीके से जो ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस है उसमें भी इंडिया अच्छा कर रहा है। लेकिन स्पेसिफिकली इंडिया जो फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन है उसके लिए क्या स्टेप्स उठा रहा है वो हमें बताइए। सबसे पहले एआई मिशन इंडिया ने स्टार्ट किया है। ये एक नॉलेज पोर्टल है, अगर आप इसे ओपन करेंगे इसमें आप लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन एआई से रिलेटेड देख सकते हैं। आपको इसमें रिसोर्सेज मिल जाएंगे अपस्किलिंग को लेकर। उसी तरह से स्मर्थ योजना एक इनिशिएटिव है मिनिस्ट्री ऑफ हेवी इंडस्ट्रीज़ का, जिसका पर्पज़ है फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन को इम्प्लीमेंट करना डिफरेंट स्टेक होल्डर्स के बीच में, जैसे मैन्युफैक्चरर्स हैं, वेंडर्स हैं और कस्टमर्स हैं। तीसरा, टेक स्टार्टअप एक इनिशिएटिव है ऑल इंडिया काउंसिल फॉर रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन का, जिसमें एक प्रयास कर रहे हैं एक रोबोस्ट इकोसिस्टम बनाने का रोबोटिक्स और रिलेटेड डेवलपमेंट के लिए। चौथा इनिशिएटिव 3D मैपिंग का है, जिसका पर्पज़ है कि स्मार्ट सिटीज़ बनाई जाएं और जो नेविगेशन है वो प्रिसिजन के साथ हो, और ताकि सरकार को इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और डिज़ास्टर मैनेजमेंट में हेल्प मिले। और लास्टली, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने मुंबई में सेंटर फॉर फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ओपन किया है, जिसका पर्पज़ है कि इंडिया
इंटरनेशनल कम्युनिटी के साथ में कोलैबोरेट करे और AI से रिलेटेड जो भी चैलेंजेस हैं या अपॉर्चुनिटीज़ हैं उसको उसके लिए सोल्यूशन निकाल सके। मैम, जब भी हम इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन की बात करते हैं, जैसे जब सर्विस सेक्टर में बूम आया था, जब थर्ड इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन आया था, तब भी ये बात की गई थी कि कहीं ना कहीं रोजगार पर इसका इफेक्ट पड़ेगा, रोजगार इससे कम होंगे। और वही एक समस्या या एक चिंता जो है वो फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के साथ भी देखी जा रही है। तो क्या इसका एम्प्लॉयमेंट पर कोई इफेक्ट पड़ेगा, वो हमें बताइए। सौरभ, जो टेक्नोलॉजीज़ जो हमने इसमें अभी जिसके बारे में डिस्कशन किया उसे डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी भी कहा जाता है। वो इसलिए क्योंकि ये टेक्नोलॉजीज़ जो इस रेवोल्यूशन में टेक्नोलॉजीज़ सामने आती हैं वो उसमें डेवलपमेंट बहुत फास्ट हो रहा है। और क्योंकि जैसे कि हमने देखा कि वो एक फ्यूजन है डिफरेंट टेक्नोलॉजीज़ का, तो इनकी जो इम्पैक्ट हैं उसको प्रिडिक्ट कर पाना काफ़ी मुश्किल है अभी। और तो क्या सोसाइटी या गवर्नमेंट तैयार है इनके इम्पैक्ट से डील करने के लिए? क्या सिटीजन्स तैयार हैं इनके इम्पैक्ट से डील करने के लिए? इस कॉन्टेक्स्ट में अगर एम्प्लॉयमेंट को लेकर जो कंसर्न है कि जॉब लॉसेस होंगे इन टेक्नोलॉजीज़ की वजह से, वो वेल प्लेस्ड हैं। क्योंकि जिस तरह से हमने बात की कि रोबोटिक्स को हम रेपिटेटिव टास्क के लिए यूज़ कर सकते हैं, वो तो इंडिया जैसी कंट्री में जहाँ पे लो स्किल्ड वर्कफोर्स है और इसी तरह के काम से उनके पास एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी जनरेट होती हैं, उनका स्किलिंग क्या उसी पेस पर हो पाएगा जिस पेस पर ये जो टास्क हैं वो ऑटोमेट होंगे? तो ये कंसर्न्स बिल्कुल वेल प्लेस्ड हैं। और पर अगर आप डिफरेंट रिपोर्ट्स पढ़ें, जैसे या वर्ल्ड बैंक की पढ़ें या वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की रिपोर्ट्स पढ़ें, तो उनका ये कहना है कि जब एम्प्लॉयमेंट को आप ग्रॉस टर्म्स में देखेंगे तो आपको लगेगा कि जॉब लॉसेस हो रहे हैं, बट नेट एम्प्लॉयमेंट का जो जनरेशन है वो उससे ये बैलेंस आउट हो जाएगा। उनका कहना है कि नई अपॉर्चुनिटीज़ भी जनरेट होंगी और किसी भी कंट्री में किस तरह से आपकी जो वर्क फोर्स है, आप किस तरह से उसे रीस्किल कर रहे हैं या अपस्किल कर रहे हैं, उस पर डिपेंड करेगा कि आप इस रेवोल्यूशन का फ़ायदा उठा सकते हैं या नहीं उठा सकते हैं। और दूसरा वो ये भी कहते हैं क्योंकि इसमें प्रोडक्शन बढ़ रहा है, क्योंकि एफिशिएंसी बढ़ रही है, तो हो सकता है कि एक कंट्री की डेवलपमेंट इतनी अच्छे से हो जाए कि इसकी जो रिसोर्सेज हैं वो इक्विटेबली वो डिस्ट्रीब्यूट कर पाएंगे जो मासेस हैं उनके बीच में, और उनको स्किलिंग कर पाएंगे। हाँ मैम, जब हम चैलेंजेस की बात करते हैं तो एम्प्लॉयमेंट कहीं ना कहीं कम होगा, लेकिन एक ह्यूमन इंटरवेंशन हमेशा चाहिए ही होगा। बिल्कुल, ह्यूमन इंटरवेंशन, क्योंकि हम यहाँ पर मशीन्स की बात कर रहे हैं। आपने देखा होगा कुछ वीडियोस में, कुछ रेस्टोरेंट्स में रोबोट्स आपको खाना सर्व कर रहे हैं, पर क्या उनके पास इतनी प्रिसिजन है, क्या वो इतनी उनकी जो डेक्सटेरिटी है या हैंड मूवमेंट है वो इतना प्रिसिजन के साथ वो हैंडल कर पाएंगे कि अगर हम किसी ऐसे रेस्टोरेंट में बैठे हैं जहाँ पर कोई भी ह्यूमन नहीं है उन्हें मैनेज करने के लिए, तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो ह्यूमन इंटरवेंशन डेफिनेटली रहेगा। आपको सुपरवाइज करने के लिए इन मशीन्स को ह्यूमंस चाहिए होंगे, अनटिल अनलेस हम ऐसी किसी सोसाइटी का हिस्सा बन जाएं जो हॉलीवुड मूवीज़ में दिखाया जाता है, एक डिस्टोपियन वर्ल्ड जहाँ पे रोबोट्स ह्यूमन से ज़्यादा इंटेलिजेंट है और उन्हें लीड कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो मशीन है, मशीन को चलाने के लिए, उनको बनाने के लिए भी तो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा ही होगा। मैम, अगर हम जैसे फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन की बात करते हैं तो उसमें कहीं ना कहीं इथिकल और मोरल इश्यूज़ की भी बात की जाती है, तो वो क्या इश्यूज़ है वो हमें बताइए। अगर हम एथिक्स की बात करें ह्यूमन के कॉन्टेक्स्ट में, तो हम डिफरेंट रिलीजन को फॉलो करते हैं और उससे हम अपने एथिक्स ड्राइव करते हैं, अपनी जो हमारे कंडक्ट को कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस करता है। पर इन एथिक्स और मॉरल्स में भी हम अलग अलग सिचुएशन में मॉरल डायलेमा या एथिकल डायलेमा की हम बात करते हैं। अब हम ऐसे समाज की बात कर रहे हैं जहाँ पे ह्यूमन के साथ में रोबोट्स फॉर एग्जांपल फंक्शनिंग है, तो इस केस में किस तरह के एथिक्स होने चाहिए जो इन दोनों के आपस के रिलेशन को या फिर उनकी अपनी कंडक्ट को, जो मशीन से उनकी कंडक्ट को हमारी डे टू डे लाइफ में मॉनिटर करें। तो एथिकल कंसर्न्स को हम डिफरेंट एग्जांपल से अभी समझेंगे। सबसे पहले अगर मैं बायोटेक की बात करूं, तो आपने सुना होगा काफ़ी डिबेट रही है डिज़ाइनर बेबीज़ को लेकर। क्या हमें जो बेबीज़ हैं उनको एक लैब में डिज़ाइन करना चाहिए जिनमें सब कुछ परफेक्ट होगा,
वो दिखने में परफेक्ट होंगे, उनका एक बहुत ही अच्छा कॉग्निशन लेवल होगा, बहुत इंटेलिजेंट वो होंगे, और हो सकता है कि वो सोचें भी एक तरह से, उसमें इमोशनल जो कंडीशनिंग उनके है वो इस तरह से, वो उनके इमोशन एक तरह से डिफरेंट चीज़ों के लिए हों। तो इस केस में कौन ये डिसाइड करेगा कि किस तरह के ट्रेट्स सुप्रीम होते हैं, किस रेस के ट्रेट्स को हम सुप्रीम समझेंगे। यहाँ पर मुझे एक बुक याद आ रही है, ब्रेव न्यू वर्ल्ड, 1932 में एल्डस हक्सले ने लिखी थी। और अगर आप इसको पढ़ेंगे तो बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में आप एक पैरेलल ड्रॉ कर सकते हैं जो अभी हो रहा है और जो उस बुक में मेंशन्ड है। वो यही बात करते हैं कि उस सोसाइटी में जो रिप्रोडक्शन है वो स्टेट कंट्रोल करती है। जो सभी बेबीज़ हैं वो लैब में तैयार होते हैं, उनको इमोशंस उनके अंदर से हटा दिए जाते हैं, वो एक तरह से दिखते हैं, वो एक जैसे दिखते हैं, और वो उसी तरह सोचते हैं जैसे स्टेट चाहती है, जिससे स्टेट की पावर मेंटेन्ड रहे। तो अगर इससे हम कुछ ड्रॉ कर सकते हैं, वो ये कर सकते हैं कि आज के टाइम पे जो ये टेक्नोलॉजीज़ हैं, जैसे बायोटेक के थ्रू हम डिफरेंट इंटरवेंशन की बात करते हैं, उसे कौन कंट्रोल कर रहा है। जी मैम। क्योंकि उसका कंट्रोल ये डिसाइड करेगा कि किस तरह से ये जो इंटरवेंशन है ये ह्यूमन सोसाइटी को किस लेवल पर और किस तरह से इम्पैक्ट करेगी, नेगेटिवली इम्पैक्ट करेगी या पॉजिटिवली इम्पैक्ट करेगी। उसी तरह से अगर हम फॉर एग्जांपल ड्राइवरलेस व्हीकल की बात करें तो एक सिचुएशन है जहाँ पर जो व्हीकल है उसमें एक पैसेंजर बैठा है और साइड में कोई रोड पे चल रहा है और वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है। तो इस सिचुएशन में किस तरह से वो जो मशीन है वो डिसीजन मेकिंग करेगी कि किसे बचाना है, पेडेस्ट्रियन को बचाना है या फिर जो कार के अंदर पैसेंजर है उन्हें बचाना है। तो इस तरह के इश्यूज़ रहेंगे। थर्डली हम देख सकते हैं कि जो एआई है या फिर जिस तरह से डेटा को कलेक्ट किया जाता है और उस डेटा के बेसिस पे हम चाहे एज ए कंज्यूमर हो या एज ए वोटर हो, हमें वो किस तरह से इम्पैक्ट कर रहा है। इस डेटा को किस लॉजिक के बेसिस पे इन एल्गोरिदम को डिज़ाइन किया जा रहा है। ये क्या किसी एक पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी या फिर किसी प्राइवेट एंटिटी को हेल्प कर रहे हैं या फिर ये पब्लिक एट लार्ज उन्हें पॉजिटिवली हेल्प कर रहे हैं। इसमें काफ़ी एथिकल और मॉरल इश्यूज़ इन्वॉल्व हैं। उसके बाद अगर हमने जैसे चैट जीपीटी की बात करी तो जो उसके आंसर्स हैं वो कितने प्रिसिजन के साथ वो आंसर करता है, उसके साथ ही जो आंसर हैं वो किस तरह से दिए जाते हैं, क्या उसमें एक पर्टिकुलर रेस या पर्टिकुलर कंट्री के बेसिस पे वो आंसर डिज़ाइंड है, वो पूरा देखना रहेगा। तो इन सब मॉरल और एथिकल इश्यूज़ के लिए जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है उन्हें पहले से कोड ऑफ कंडक्ट बनाने की रिक्वायरमेंट है। इसमें एक कोशिश की थी, एक रोबोटिक्स साइंटिस्ट थे आइजैक एजिमोव, उन्होंने रोबोटिक्स के 3 लॉज दिए हैं। जी। पर अगर आप देखेंगे कि हम खुद ही एज ह्यूमंस हम भी इतना चैलेंजिंग पाते हैं हर सिचुएशन में वर्चुअस रहना या हर सिचुएशन में एथिक्स को फॉलो करना। तो क्या इस तरह के जो लॉज हैं जो उन्होंने दिए थे, क्या वो मशीन्स को अगर आने वाले टाइम में वो काफ़ी इंटेलिजेंट बन जाती हैं, क्या वो उनके कंडक्ट को कंट्रोल कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। तो मैम आपने जो भी चैलेंजेस बताए हैं उसमें कहीं ना कहीं एक जो बड़ी सी बात समझ में आती है कि जो ह्यूमन इंटरवेंशन है वो प्रकृति के साथ में छेड़छाड़ कहीं ऐसा लगता है। तो अब ये जो चैलेंजेस हैं इन चैलेंजेस से निपटने के लिए या इनको मतलब ओवरकम करने के लिए क्या करना चाहिए? तो जो चैलेंजेस हमने डिस्कस करें बेसिकली वही सॉल्यूशन हमें कहीं ना कहीं ढूंढने पड़ेंगे। सबसे पहले तो वही है कि सोसाइटी को आप इवन दो जो चेंजेस हैं उसका रेट बहुत फास्ट है, वो काफ़ी जल्दी हो रहे हैं, और क्योंकि फ्यूजन है टेक्नोलॉजी का जैसे कि मैंने बताया, तो इम्पैक्ट भी असेस करना मुश्किल है। बट फिर भी जो बेसिक लेवल पर हमें चैलेंजेस नज़र आ रहे हैं जिसमें जो एम्प्लॉयमेंट जैसे हमने डिस्कस करा उससे रिलेटेड जो थ्रेट्स हैं, उसके लिए आपको अपनी जो वर्कफोर्स है उसकी स्किलिंग करनी पड़ेगी। सेकेंडली डेटा किस तरह से अक्यूमुलेट हो रहा है, किस तरह से जो एल्गोरिदम है वो डिज़ाइन हो रहे हैं, उनका क्या लॉजिक है, उसमें ट्रांसपेरेंसी चाहिए। और इंटरनेशनल कम्युनिटीज़ को ये बिल्कुल देखना चाहिए कि कोई प्राइवेट प्लेयर
इसको अपने प्रॉफिट मोटिव के लिए सिर्फ यूज़ ना करें, या कोई पब्लिक कोई एंटिटी है वो अपनी पॉलिटिकल गेन्स के लिए इसको यूज़ ना करें। सिमिलरली जैसे कि अभी लास्ट क्वेश्चन में हम डिस्कस कर रहे थे कि किस तरह से जो कोड ऑफ कॉन्डक्ट है वो होना बहुत इंपॉर्टेंट है, जो यूनानिमसली सभी को, जो भी एआई के फील्ड में जो भी कंट्रीज़ अभी काम कर रही हैं उनको अडॉप्ट करना चाहिए। और उसके साथ ही जो सोशल और इकोनॉमिक इनइक्वालिटी है, जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस किया, उसको ब्रिज करने की कोशिश है ताकि जो ग्रोथ है वो इंक्लूसिव ग्रोथ हो। मतलब वही जो अभी तक जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशंस हुई हैं उसका फ़ायदा कहीं ना कहीं कुछ ही लोगों ने उठाया है, ऐसा ना हो। जी बिल्कुल। मैम, हमारे सभी प्रश्नों का जवाब देने के लिए धन्यवाद। थैंक यू। आप सभी हमारे साथ जुड़े, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम इसी तरीके से नए नए एपिसोड विजन संवाद में लाते रहेंगे और नए टॉपिक्स पर आपके साथ चर्चा करते रहेंगे। धन्यवाद।